नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक युवक की। इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन हम सभी मिलकर करेंगे। इसके लिए आप इनकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 29 सितंबर 1996 और जन्म का समय जो है वो प्रातः काल का है 4:22। जन्म स्थान इनका चितवन, ये नेपाल में है, भरतपुर के पास। तो आपको अगर चितवन जगह मिल जाता है तो चितवन या भरतपुर, दोनों में से कोई एक जगह, क्योंकि अक्षांश और देशांतर लगभग दोनों का एक जैसा ही है। आप इनकी जन्म कुंडली तैयार कर लीजिए। तो आप इनकी जन्म कुंडली तब तक तैयार करिए, मैं इनके जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं। और रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में, देवगण मेष राशि। यह अग्नि तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। कुंडली पर जरा दृष्टि डालिए। सिंह लग्न की कुंडली और राशि इनकी मेष, अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि। मैंने बताया था कि लग्नेश और राशिश मित्र हो, लग्नेश और राशिश तत्वतः एक हो जाएं तो वैसे ही जातक के जीवन काल में सफलता दुगनी हो जाती है। यह बहुत अच्छी स्थिति है। अब लग्नेश का जाकर के धन भाव में, धनेश का जाकर के इनकी कुंडली में जो किलाभेश हैं, इनके लग्न में ही बैठना 25 अंश 36 कला के साथ। हालांकि 25 अंश पर हैं, अतः ये मृत अवस्था में कहे जाएंगे, परंतु लग्नगत हैं। वहीं इनकी कुंडली में शुक्र, जो कि इस कुंडली में कर्मेश और पराक्रमेश होते हैं, लग्न में ही बैठे हैं 0 अंश पर, मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, लेकिन ये फल दे रहे हैं 12वें भाव का। और इनकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का आपस में परिवर्तन, भाग्येश का जाकर के व्यय में, व्ययेश का जाकर के भाग्य में। एक और विचारणीय तथ्य, देवगुरु बृहस्पति जो कि 15 अंश पर बेहद मजबूत अवस्था में जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, स्वगृही होकर के। अब ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। और गौर करने योग्य बात है कि शनिदेव की दृष्टि से ये दृष्ट है। कारको भावनाशय, यह सिद्धांत आपने सुना होगा। मैंने इस सिद्धांत की चर्चा अपने कार्यक्रमों में कई बार बहुत विशेष रूप से, बृहत रूप से की है कि कब, कहां, किस स्थिति में कारक भावनाश करेंगे या नहीं करेंगे। हर जगह हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि कारक है सो भावनाश करेगा, और क्यों कारक भावनाश करता है यह भी मैंने बताया था। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम में हो, नवम में हो, सप्तम में हो, एकादश में हो, तो इन भावों में विशेष रूप से इन भावों का ये नाश कर देते हैं। मैंने बताया था कारण, कारक ग्रह अगर कारक भाव में बैठ जाए तो एक बात तो तय हो जाती है कि किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि उस पर अगर पड़ जाए तो उस अवस्था में भाव और भाव कारक तो हर हाल में पीड़ित हो जाता है। इनकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और पंचम का कारक पीड़ित हुए हैं शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट। अब यहां गौर करने योग्य बात है कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में बैठे हैं और वक्र अवस्था में है, परंतु फिर भी उन्हें मैं पापक ग्रह के रूप में ही देखूंगा। उनकी दृष्टि तो यहां पर कारक बनकर के भाव नाश कराए हैं। लेकिन गौर करिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अंश बल अगर आप देखें तो बिल्कुल मजबूत अवस्था में देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में बैठे हुए 15 अंश पर। और यह एक बड़ा कारण बना कि चाहे जितनी भी इनकी शिक्षा हुई हो, चाहे संतान का सुख हो, लेकिन इन सबों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आएगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी तरफ से चीजें देंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते उसमें कमी अवश्य आएगी। अब मैं इनकी कुंडली के बारे में बाकी की चीजें हम चर्चा करें, जैसे कि ये परिवर्तन हुआ है किस प्रकार से प्रभावी होगा, बाकी की कुंडली की स्थितियों की हम चर्चा करें, उससे पूर्व हमें इनके प्रश्नों को जानना चाहिए। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, पिता के साथ मैं व्यापार कर रहा हूं होटल का, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे व्यापार करना चाहिए या विदेश में जाकर के जॉब।
देखिए आपकी कुंडली में कर्मपति पराक्रमपति लग्न में बैठ करके फल दे रहे हैं 12वें का, और पिता का जो कारक है वो जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ। स्वदेश पति का जाकर के विदेश में, विदेश पति का जाकर के भाग्य में, और यहां परिवर्तन जो हुआ है वो तो सीधी सी बात अपनी कहानी कह रहा है कि आपको पिता की सहमति से, क्योंकि वर्तमान समय में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं राहु के साथ। राहु यहां पर स्वराशि का होकर के कन्या राशि में बैठे हैं। स्त्रियों की कुंडली में यहां पर अगर राहु हो तो शास्त्र क्या कहता है कि ऐसी स्त्रियों को अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश चले जाना चाहिए। अगर पुरुष की कुंडली में देखें तो ये सूत्र लागू तो नहीं होता, लेकिन राहु का वहां पर होना अपने कुटुंबी जनों से दूर जाने की ही बात कह रहा है। तो निस्संदेह अगर आपके पास सही जॉब की व्यवस्था हो तो आपको अपना देश अर्थात नेपाल छोड़ करके विदेश अवश्य जाना चाहिए, अगर आपके पास ये व्यवस्था मिलती हो। कारण सूर्य की महादशा चलिए, सूर्य चंद्रमा और मंगल 2043 तक, जब मंगल समाप्त होंगे इसके बाद राहु आएंगे। राहु भी ठीक स्थिति में है, कारक नहीं है पर ठीक है। 2043 तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है विदेश में रहना, विदेश में रह करके जॉब करना और वहीं पर अपने खुद का व्यापार खड़ा करना। वैसे तो ये सिंह लग्न की कुंडली है, मैं नौकरी के ही पक्ष में जाऊंगा, नौकरी ही करने की सलाह दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको विदेश जाना और विदेश में जाकर के खुद का जॉब पहले और बाद में खुद हो सके तो पिता के सहयोग इत्यादि से आप अपना व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विदेश स्वदेश की अपेक्षा ज्यादा श्रेयस्कर होगा। अगला प्रश्न इनका रहा है, मेरी पहली संतति पुत्र संतति है, कैसा रहेगा मेरा और पुत्र का रिश्ता, और दूसरी संतान के लिए कब तक विचार करें। जैसा कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब दे दिया था, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यहां पर संतान सुख, संतान से सुख, ज्ञान सुख, ज्ञान से सुख, लेकिन शनिदेव की दृष्टि जो कि वक्र अवस्था में अष्टम में गुरु की ही राशि में बैठ करके गुरु को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं संतान से भी ये दूरी कराने का काम करेंगे, या हो सकता है समय आने पर आपकी संतति आपसे दूर जाएगी, लेकिन ये सुख आपको पूरी तरह से प्राप्त है। आपने पूछा कि अगली संतति के बारे में आपको कब विचार करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आपको वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, और मंगल आपकी कुंडली में भाग्यपति हैं। 12वें भाव में होने से कोई दिक्कत नहीं, नीच राशि में होकर के परिवर्तन के कारण और 12वें भाव में होने के कारण भी उनका नीचत्व तो भंग माना जाएगा। ये चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो उस अवस्था में जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मैं एक सीधी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि आप 2022 में, अभी नहीं 2022 में पुनः आगे संतति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, और संतान के साथ संबंध खराब नहीं होगा, लेकिन संतति साथ नहीं रह पाएगी। अभी मेरी सूर्य की दशा है, आगे जाकर चंद्र और मंगल की दशा कैसी रहेगी। आपने फिर वही प्रश्न पूछा जिसका जवाब मैंने दिया, 2043 तक मंगल की दशा है, और इसलिए मैंने कहा विदेश जाइए, और इस समय में बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। आप खुद नौकरी करिए, और फिर विकल्प आपके पास हो, इच्छा हो तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी ही श्रेयस्कर और श्रेष्ठ होने वाला है आपके लिए। मुझे खाना बनाने का शौक है, क्या मैं आगे जाकर के बड़ा नाम और पैसा कमा पाऊंगा। देखिए आपकी कुंडली में कर्मपति शुक्र हैं और वो पराक्रमपति बनकर के लग्न में फल दे रहे हैं 12वें का। मुझे लगता है बिल्कुल विदेश में ही, अगर आपको ऐसे किसी, इतना आसान तो नहीं होता होगा वहां, लेकिन फिर भी अगर ऐसे किसी होटल वगैरह में आपको नौकरी मिल जाती है, बिल्कुल आप ऐसी नौकरी लीजिए, इससे नाम बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आगे सीखेंगे और वहीं से आप बड़ा पैसा धन अर्जित कर सकेंगे। तो मुझे लगता है जरूर आपको नाम मिलेगा। वैसे भी आपकी कुंडली में धनेश, लाभेश और धनेश का लग्न से जो संबंध हुआ है ये बहुत बढ़िया है। शुक्र का 12वें का फल देना यह आपको अति सौभाग्यशाली बना देता है, लेकिन मंगल 12वें भाव में बैठे हैं जो कि भाग्यपति बनकर के, जो कि सिद्ध कर रहे हैं कि स्वदेश आपका विदेश में ही है। सो बाहर जाने की तैयारी करिए, वहीं जाकर के आप काम करिए, सब ठीक होगा। मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। निसंदेह आपके जीवन काल में अगर रत्नों का हम विचार करते हैं तो सिर्फ एकमात्र रत्न मैं सलाह दूंगा, और वो रत्न इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का होगा। लेकिन मैंने एक सूत्र बताया था कि अगर अष्टमेश भी वही ग्रह है तो क्या वो उस भाव का फल देना बंद कर देगा। तो आप अपने खान पान का ध्यान अगर रखते हैं, आपको पेट जन्य तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप निसंदेह आजीवन देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज, और अभी की उम्र के हिसाब से देखें तो लगभग 7.25 रत्ती का पुखराज तर्जनी उंगली में धारण करके रखिए, सोना या ब्रॉन्ज जिस भी धातु में। और आगे आपने अपना प्रश्न पूछा है, मैं मांगलिक हूं और बिना मांगलिक लड़की से शादी हुई है, लेकिन मैं मंगल के लिए व्रत और मंत्र का जप करता हूं, मंगल मेरे लिए और पत्नी के लिए कितना हानि पहुंचाएंगे। देखिए, मांगलिक होने भर मात्र से कोई हानि नहीं होती। मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना करके रखा हुआ है कि मांगलिक होना कोई अपशकुन नहीं है, कोई अशुभता नहीं है, यह तेज है, ऊर्जा।
और सामने वाले में उतनी ऊर्जा ना हो तो दांपत्य जीवन इससे प्रभावित हो जाता है, इसलिए दोनों को एक जैसा बना दिया जाता है। अगर कुंडली में अंक वगैरह बाकी सब कुछ मिल रहे हैं, ग्रह मैत्री ठीक ठाक है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप मंगल का व्रत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन की बात करूं तो सप्तम पति जाकर के अष्टम में, और सप्तम भाव पर अगर देखें तो बुध शुक्र, जिसमें बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर, लेकिन वो बुध भी प्रॉपर वे में मृत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दांपत्य कारक जो शुक्र है वो 0 डिग्री पर, और वो फल दे रहा है द्वादश का। मुझे लगता है कि दांपत्य जीवन खराब तभी होगा जब आप चारित्रिक कमजोरी में फंसें। अगर चारित्रिक कमजोरी ना आए तो दांपत्य जीवन आपका सुखद है और आगे भी सुखद रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी। और अगला आपका जो प्रश्न है, शेयर मार्केट में धन निवेश करना कैसा रहेगा। पंचम पति का जाकर के पंचम भाव में बैठना, बुध डिग्री वाइज तो कमजोर है, निवेश कर सकते हैं। बहुत बड़े अमाउंट की ओर मत जाइएगा, बहुत बड़ा पैसा आप निवेश ना करें, छोटा छोटा अमाउंट करिए, जितने की आपको आवश्यकता हो, मामूली। प्रिय दर्शकों, इनके प्रश्न इतने ही थे। अब हम आते हैं इस जन्म कुंडली की ओर। इस कुंडली को जरा देखिए और समझिए। इस कुंडली में अगर आप ग्रहों की स्थिति को प्रथम दृष्टया देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुंडली बहुत अच्छी स्थिति में है। कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जैसे सूर्य का ग्रहण में होना। ये देखिए आप 12 और 14 अंश पर बिल्कुल हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में दोनों ने ग्रहण लगाया, और इधर शनिदेव केतु के साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। श्रापित योग की स्थिति है। हालांकि यहां पर शनिदेव का अष्टम में होना इनकी आयु की वृद्धि करने वाले हैं ये, लेकिन शनिदेव अष्टम में बैठ करके कर्मभाव को देखेंगे। इस लग्न में ये कारक नहीं कहे जाएंगे, कर्मभाव को देख करके विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करके परेशानी लाएंगे, कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। अब जरा गौर करिए, इनके पास बैठा बिठाया पिता का व्यापार है, और मैंने इनकी कुंडली देखी, कुंडली ही कह रही है विदेश जाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या यह विचारणीय नहीं है कि मुझे यह कहना चाहिए कि नहीं, आप अगर विदेश जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और ये सत्य है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर, यही शनिदेव की दृष्टि आपके मन में ये उत्पात, इसे उत्पात शब्द मैं कहूंगा, अगर आप नेपाल में हैं इस शब्द को समझते होंगे कि ये छोड़ दो कुछ और करो, बार बार इंसान का मन बदलने लगे, तो ये उत्पात करने के लिए जो बेचैन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। ये पिता से जो दूर जाने के लिए आपको बार बार पिता का कार्य छोड़ करके, स्वजन्मभूमि छोड़ करके जाने के लिए बेचैन मन में कर रहे हैं, ये यही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी परिस्थितियों को देखते हुए आपके हामी में मैंने हामी भर दिया। ऐसा मैंने क्यों कहा? कारण मैं आपके भाग्य को विदेश से जुड़ा हुआ देख रहा हूं, इसलिए मैंने कहा आप विदेश जाइए। तो वहां जाकर के सब आसान होगा? नहीं, वहां जाकर की स्थिति कठिन होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन सूर्य की महादशा चल रही है जो कि आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होकर के धन भाव में 12 अंश पर बैठे हुए हैं, अंश बल में ठीक है, चंद्रमा के नक्षत्र में। अगर आप केवल हवाबाजी में जा रहे हैं तब तो कोई मुद्दा ही नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आपके पास विकल्प हो, व्यवस्था हो, तो पिता की सहमति से, पिता के सहयोग से आप जरूर विदेश जाइए, आपके लिए बढ़िया होगा। एक और चीज, देवगुरु बृहस्पति, ये देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, जातक को बुद्धिमान जरूर बनाएंगे। एक और बात, शनिदेव की दृष्टि के चलते या तो शिक्षा बाधित करें, या पढ़ाई में कई बार रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैंने जैसा कहा, कई बार अपने कार्यक्रमों में कहा कि गुरु का संबंध इस तरह की स्थिति में बन जाए तो ऐसे जातक की कही बात का सत्य होने लगना, ऐसे जातक के जीवन काल में उसकी बुद्धिमत्ता ही सब कुछ होती है, यानी ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है। एक और बात, पिता से जब ये दूरी बनाएंगे तो एक अच्छी चीज होगी। क्या? ये कहीं ना कहीं पिता का कई बार अपमान कर देते होंगे। पिता से मतभेद करना, पिता का अपमान करना, इससे ऑलरेडी इनका सूर्य बेहद खराब होगा, जो कि द्वितीय भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्टि इनकी दाहिनी आंख का सत्यानाश करने पर तुला है। पिता के साथ रह करके पिता का ये अपमान करेंगे तो ये और स्थिति खराब होगी, आत्मविश्वास का धीरे धीरे गिरना, फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आए जब समाज में मान सम्मान सब कुछ गंवा बैठेंगे। इन सभी परिस्थितियों से बचने में इनके लिए सहयोगी होगा पिता से दूर हो जाना। दूरी में कई बार प्रेम जागृत हो जाता है, तो पिता से दूर रहेंगे तो पिता का अपमान नहीं करेंगे, और पिता का अपमान नहीं करेंगे तो इनका सूर्य खराब होने से बच जाएगा, जो कि इनके व्यक्तित्व का स्वामी है। और व्यक्तित्व अगर बचा रहा तो सफलता के रास्ते अवश्य खुलेंगे। अब इस कुंडली में जैसा मैंने रत्न के नाम पर देवगुरु बृहस्पति का रत्न बताया, देखा जाए तो इस कुंडली में अगर हम
इनको सूर्य का भी रत्न धारण कराते हैं तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने सूर्य के रत्न की तरफ ज्यादा इशारा नहीं किया, कारण ये सूर्य ग्रहण से ग्रसित हैं। राहु की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो राहु भी कोई कमजोर पॉइंट पर नहीं है, कन्या राशि में बैठे हुए हैं। और ये अवश्य है कि बुध इनकी कुंडली में मृत अवस्था में है, लेकिन बुध भी केंद्र में बैठे हुए हैं। फलतः इस राहु के पास बल है। नौमांस जाकर के जब आप देखते हैं तो इनका सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है। इसलिए सूर्य के रत्न की जगह मैंने सूर्य से संबंध जोड़ने का, मैं सूर्य की आराधना इनको समझाऊंगा और पिता से दूर रह करके पिता का सम्मान करना, यह सलाह मैं इनको दूंगा। तो सीधी सी बात है, जब ऐसा करेंगे तो इनके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, सफलता के रास्ते इनके जीवन काल में खुलेंगे। और पिता से दूर रह करके ये पिता का सम्मान अगर करने लगते हैं तो इनकी स्थिति और मजबूत होगी। अब और देखिए, इनके धर्म भाव और भाग्य भाव का मालिक जाकर के व्यय भाव में बैठा है। एक सामान्य परिस्थिति तो यही कहती है कि भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, लेकिन भाग्यकारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर होना और यह परिवर्तन हो जाना इस बात की सूचना है कि भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, थोड़ा संघर्ष करना होगा। अब वो संघर्ष तो ऑलरेडी आपने लिखवाया हुआ है, शनिदेव की दृष्टि दशम पर होने से, राहु की दृष्टि दशम पर होने से कार्य क्षेत्र में बाधाओं का उत्पन्न होना, संघर्ष बढ़ना होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में एक बहुत जरूरी चीज होती है, आपकी आयु इस मामले में मायने रखती है। अगर आपके पास आयु है, क्योंकि अगर इस कुंडली में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव एक तरह से इस कुंडली में विपरीत योग में है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी अगर कल को होती भी है तो वही होगी थोड़ा सा चोट चपेट की घटना होना, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत होना, और एक जैसा मैंने कहा पेट से संबंधित परेशानी। तो शनिदेव विपरीत योग में है, आयु इनकी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी इनके जीवन काल में नहीं रहने वाली है। आपकी सफलता की जो सूत्र है वो इस पर बहुत हद तक निर्भर करता है, आप कितने स्वस्थ हैं। कितने स्वस्थ हैं इससे आपकी सफलता तय हो जाती है। कमियां 2-3, वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। आप अगर अपने जीवन काल में कभी भी फेल होंगे तो उसमें सबसे बड़ा कारण जबान, वाणी, कारण ये सूर्य राहु की युति। चूंकि बुध आपकी कुंडली में वाणीपति बनकर के लग्न में मृत अवस्था में है, देवगुरु की दृष्टि इन पर जरूर पड़ रही है, परंतु ये कमजोर स्थिति में है। अतः कब क्या बोलना है, दिल में बुराई नहीं होगी, लेकिन अभिव्यक्ति वो नहीं बोल पाएंगे आप जो आपको कहना चाहिए, और इसके चलते आप मार खाएंगे। इसको ठीक करना है, ये ठीक कर लेते हैं, परिस्थिति आपके पक्ष में। चंद्रमा जो भाग्यगत है वो देवगुरु की दृष्टि से दृष्ट है, गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग है, तो नवम पंचम राजयोग बन जाता है। तो इस अवस्था में भी मैं कहूंगा अपनी उग्रता, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। जो आपके स्वभाव में एकाकीपन है, लेकिन नेकी, मैंने बताया था कि सिंह लग्न के जातक नेक स्वभाव के होते हैं, तो वो है, लेकिन मेष राशि अग्नि तत्व से पूरी तरह प्रभावित होने के कारण उग्रता, क्रोध, बहुत जल्दी धैर्य खो देना, यह भी आपके स्वभाव में होगा। इस पर आपको पूरी तरह से काम करना है। अपने स्वभाव पर एक बार आपने नियंत्रण कर लिया तो मैं दावा कर सकता हूं कि यह कुंडली बेहद श्रेष्ठ बन जाएगी, जबरदस्त सफलता देने वाली। नौमांस की बात कर चुका हूं, जहां सूर्य नौमांस में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इस बात की सूचना है कि नाम, सफलता, शोहरत, धन सब कुछ अर्जित कर सकेंगे और बड़ी मात्रा में अर्जित कर सकेंगे। 2048 तक का समय मैंने अभी आपको बताया था, जब आपको गुरु की महादशा, माफ करिएगा, मंगल 43, 48 नहीं 43, 43 तक मंगल की जो महादशा है, यह समय बिल्कुल आपके पक्ष में है। आपको बस केवल कदम उठाना है और आगे बढ़ते चले जाना है, कोई चिंता नहीं। उपाय क्या करना चाहिए? पहला उपाय, सूर्य की आराधना। जल में रोली मिलाइए और सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए। पिता का अपमान भूलकर भी मत करिए। सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो उसे आज के आज छोड़ दीजिए। सबसे जरूरी है, पिता का अपमान आपके द्वारा भूलकर भी ना हो, सपने में ना हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हो सके तो रोज, नहीं तो रविवार के रविवार। नहीं पाठ कर सकते तो श्रवण करिए। और इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाग्य को मजबूत बनाने के लिए अपने इष्ट देवता की आराधना, और अपने इष्ट देवता की आराधना यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक गुरुवार को करना। संभव हो तो गुरुवार का व्रत और रविवार के दिन नमक का त्याग, ये 2 कार्य और आप शुरू कर दीजिए, इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। और
वैसे तो ढैया 7.5 कुछ भी नहीं चल रही है आपको। शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर और सूर्य पर है, ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे। शनिजन्य कोई पीड़ा ना हो, इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक बार ये जो ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण, इसकी शांति हो सके तो करा लीजिएगा, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और गुरु का रत्न जो मैंने पुखराज कहा है, इस शर्त पर कहा है कि आपको पेट का कोई बड़ा रोग ना हो, पेट से संबंधित कोई विशेष परेशानी ना हो, तो आप गुरु का रत्न 7.25 रत्ती का पुखराज तर्जनी उंगली में ब्रॉन्ज या सोना धातु में बनवा करके गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए। बस इसके अलावा आपको कोई भी उपाय नहीं करना है। शेयर मार्केट में निवेश आपने जैसा पूछा था, बड़ा अमाउंट मत लगाइए, छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। फिर दोहरा रहा हूं, कुंडली अच्छी है, इसको और अच्छा बना सकते हैं। जो उपाय मैंने बताया उसको करके आप इन उपायों का सहारा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जीवन में मौका नहीं आएगा पीछे मुड़कर देखने के लिए। 43 तक तो अभी आप ही का वक्त है। प्रिय दर्शकों, ये थी एक युवक की जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। आप भी अगर इस जन्म कुंडली में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिस पर आप अपने तर्क देना चाहते हो, आप कुछ कहना चाहते हो, आप अवश्य कमेंट में उस बात को कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।